Good morning, student. I am Nikitan Kumar, your economics teacher. Today, I will teach you the first unit of macroeconomics, not chapter. I'm saying about unit. Its unit include 4 chapters. If you will see in your book, you will see there are 4 chapters. एंड होल 4 चैप्टर सभी को मिला के एक यूनिट बनेगी जिसको हम बोलेंगे नेशनल इनकम। अब जो बच्चे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, अगर उन्होंने ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि सब कुछ इसी से पता चलता है किसी भी इकोनॉमी के बारे में कि वो कितनी डेवलप्ड है, कितनी अनडेवलप्ड है। इसी से हम किसी भी कंट्री के बारे में पता कर पाते हैं। एक वर्ड है नेशनल इनकम, एक शब्द एक अनार 100 बीमार वाली बात है। ये सबसे ज़्यादा टिपिकल चैप्टर लगता है बच्चों को। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता लगता क्यों, ऐसी क्या वजह है, क्या चीज़ वो समझ नहीं पा रहे हैं किस चीज़ को, जबकि बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो मैं अभी चैप्टर डिस्कस करता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपके बुक में हैं। और आप, हालांकि मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी आपको लगता है कुछ चीज़ रह गई है तो आप पर्सनली मुझसे आस्क कर सकते हैं और मैं उनका आपको जवाब दे दूँगा। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, तो हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करेंगे यहाँ पे कि किस तरह से इनकम फ्लो होती है सर्कुलर वे में। 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, आपको ये चीज़ यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। सीख जाते हैं अच्छी बात है, नहीं सीख पाते तो जरूर बताते हैं, अपने टीचर को बतलाओगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में आप पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। भैया ये बहुत सबसे ज़्यादा जरूरी है। बेसिक अगर नहीं सीखा तो क्या सीखा, है ना। बेसिक सीख लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि बेसिक से ही बना है सब कुछ। जब बेस मजबूत होगा तो बाकी की चीज़ें तो बहुत चुटकी बजा के हो जाएंगी। 3rd चैप्टर में आप पढ़ेंगे एग्रीगेट्स एंड इट्स रिलेशन। चैप्टर के नाम आपकी बुक में कुछ अलग लिखा होगा, बट मैं अपनी लैंग्वेज में लिखा हूँ इसको। कुछ चैप्टर तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, एग्रीगेट्स एंड इट्स रिलेशनशिप। ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। 8 एग्रीगेट्स होते हैं और वो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं कहीं ना कहीं किसी भी पॉइंट से। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे GDP MP, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं NNP, FC कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज नेशनल इनकम। इसको नेशनल इनकम बोलते हैं। और GDP FC जो होती है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है। तो ये चीज़ 2 वर्ड हमें याद रखना है। अभी मैं बात कर रहा था ये एग्रीगेट्स हैं, तो ऐसे टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं। 4 मार्केट प्राइस पे होंगे और 4 फैक्टर कॉस्ट पे होंगे। तो बहुत ईजिली आप समझ में आ जाएगा। बस फर्स्ट 2 लेटर को चेंज करना होता है। 3 चीज़ होती है चेंज करने वाली, 1 2 3, 1 2 3। अब देखना क्या है, क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है या फिर आपने क्या फाइंड कर लिया जो मेथड्स या चैप्टर्स जो है लास्ट इसमें है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। बहुत आसानी से बता सकते हो कैलकुलेशन। तीनों मेथड आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी ही नहीं। पता नहीं बच्चे क्यों प्रॉब्लम है क्रिएट कर रहे हैं, या हो रही है उन्हें मिल रही है, बता नहीं पा रहे, या तो वो मुझे नहीं बता पा रहे या अपने आप को नहीं बता पा रहे। ये कोई ना कुछ वजह तो है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए हमें आपको 3 मेथड सिखाए हैं। 3 मेथड्स, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों मेथड जब आप सीख चुके हो तो फिर तो प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। चैप्टर का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए जो तुम्हें आता ना हो। मुझे तो नहीं लगता कि आप नहीं कर पाओगे। कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आती हैं आप बताइए, मैं यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
एग्रीगेट्स में 8 के 8 एग्रीगेट्स आप खुद से बनाना सीख लोगे, खुद से लिख लोगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा उसके लिए आपको। मैंने बताया था 4 मार्केट प्राइस में होंगे और 4 ही फैक्टर कॉस्ट पे होंगे। अगर आप मार्केट प्राइस वाले लिखते हो तो क्या लिखोगे आप, GNP MP, और क्या लिख सकते हो भैया, दूसरा हो सकता है डोमेस्टिक, एक नेशनल हो सकता है और एक डोमेस्टिक हो सकता है, और 2 क्या हो सकते हैं, नेट हो सकता है, नेट NNP MP, और क्या हो सकता है भैया, नेट डोमेस्टिक हो सकता है। अब 4 इसके अपोजिट लिख दो। अपोजिट का मतलब यहाँ पे बस फैक्टर कॉस्ट कर दो, और क्या है, इसकी जगह मैंने क्या स्लैश कर देता हूँ, यहाँ पे FC कर दिया। यही चीज 4 और कैलकुलेट करनी है हमें। बट जानने वाली जो बात थी वो ये है कि नेट NNP FC, इसको बोला जाता है नेशनल इनकम। ओके, ये बस आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभार ये लिख के ऐसे वर्ड शब्दों में लिख के आएगा, ना कि इस फॉर्म में। शब्दों में लिख के आएगा तो आपको तुरंत पहचान में आ जाना चाहिए कि आपको क्या फाइंड करना है, कौन सा एग्रीगेट फाइंड करना है। और इनके बीच का रिलेशनशिप नहीं समझ पा रहे, अरे मैं तो बहुत सोच के परेशान हूँ कि बच्चे इनके बीच का रिलेशनशिप क्यों नहीं समझ पा रहे। बहुत सिंपल सा रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप को आपको मैं ग्रामेटिक मतलब एक डायग्रामेटिक वे में समझा सकता हूँ, आप समझना चाहे तो। हर 2 चीज़ों के बीच में होगा, एक ग्रॉस, दूसरा आइटम होता है हमारा नेट। अब नेट से ग्रॉस जाना है तो प्लस कर दो भैया DP को, प्लस डेप। और ग्रॉस से नेट बनाना है तो माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। दैट सिंपल। इन अ सेम वे दूसरा लेटर होता है ना चेंज, तो दूसरा लेटर मैं चेंज कर रहा हूँ डोमेस्टिक और यस नेशनल। बस इसके अलावा तो कोई चेंज नहीं होता ना। ये तो चेंज करते हैं हम, डोमेस्टिक हमें पता होता है तो हम नेशनल में चेंज कर रहे होते हैं। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो प्लस कर देंगे नीफिया। अब नीफिया पता होना चाहिए, उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, चैप्टर 2 याद करोगे तभी पता चलेगा। अपने आप से भी तो पढ़ना है, सेल्फ स्टडी। और यहाँ पे नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो भैया माइनस कर दो, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसमें क्या समझने वाली बात है, कुछ भी ऐसा नहीं समझाया मैंने कि जो समझ में ना आया। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जा रहा हूं मैं, तो मैं NIT को माइनस कर दूंगा। फिर मैं फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जा रहा हूं तो मैं NIT को प्लस कर दूंगा। आगे पीछे मैंने लिख दिए, कभी माइनस को आगे कर दिया, कभी प्लस। तो आप अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग, अपने समझ के अकॉर्डिंग उसको सही कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। तो सिंपल तो है, इसमें क्या है, रिलेशनशिप आप आसानी से समझ गए। क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है यहाँ पे आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया, आपको पता ही नहीं है नीफिया क्या है। नीफिया कुछ नहीं है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस नेट फैक्टर टू एब्रॉड। कितनी आई और कितनी गई उसका डिफरेंस को बोलते हैं नेट। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, उसको हमने नेट में निकाला, इसलिए एन लिखा है यहाँ पे नीफिया। ऐसे नेट IT इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि डिफरेंस होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी का। दैट्स इट। कभी कभार क्वेश्चन में जो भी पार्ट दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हमें करना होता है। कभी कभार ये नहीं दिया होता है NIT, वहाँ पे लिखा होगा उस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स दिया होगा, सब्सिडी दे रखी होगी, तो उन दोनों की हेल्प से हम निकाल सकते हैं ना NIT। ऐसे नीफिया किसी क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड लिखा होगा, किसी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड लिखा होगा, यस किसी में ऐसा भी लिखा हो सकता है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। तो वहाँ से नीफिया निकालना, नेट निकालना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। ये तो सिंपल, तो मैंने सिंपल सी बात कही थी। अब जो फॉर्मूले हैं उसको मैं बताता हूँ। फॉर्मूले में भी कुछ थोड़ा सा झोल बना रखा है, वो झोल आपको समझना पड़ेगा, बहुत सिंपल से आप समझ जाएंगे, ठीक है।
चलो आगे देखते हैं कैसे आगे आपको करना है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं वो झोल जो बता रहा था आपको जो इसमें है वो क्या है, हमने तीनों मेथड सीखे हैं। पहला मेथड सीखा है वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड तो नाम से ही पता लग रहा है वैल्यू एडिड मेथड है, ठीक है ना। वैल्यू एडिड मेथड तो हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हमें पता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इससे हमें पता लग जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन में कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है, झोल क्या है वो अभी बताऊंगा मैं आपको। दूसरा पार्ट था इनकम मेथड, इसमें आपने इनकम के द्वारा पता किया था। तो इनकम में कौन कौन सा आता है पार्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज COE, वेरी गुड, नंबर 1। नंबर 2 क्या आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस, इसके भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, पता होगा आपको, 4 पार्ट होते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, वेरी गुड। और नंबर 3 क्या होता है, मिक्स्ड इनकम अर्न बाय सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को हम ऐड करते हैं और आपको मिलता है क्या, रिजल्ट मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये होता है डोमेस्टिक NDP-FC। क्या मिलता है ये, NDP-FC, नेट फैक्टर इनकम, सॉरी नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। तो तीसरा मेथड भी देख लेते हैं। तीसरा मेथड भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको एक्सपेंडिचर ऐड करने हैं। सारे एक्सपेंडिचर, जितने भी एक्सपेंडिचर हम करते हैं उनको ऐड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट भैया। फिर गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है। फिर आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके 2 पार्ट होते हैं, आपको पता होना चाहिए वो दोनों पार्ट, बता रखे, नहीं पता है तो प्रॉब्लम आएगी। और नेट एक्सपोर्ट, जो कि डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का, वेरी गुड। और इससे इन सबको ऐड करने से आपको क्या मिल जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और सेम चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। इसको मैंने लिखा तो वैल्यू एडिड ही बोलते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू एडिड लिख लेता हूँ। वैल्यू एडिड इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इसका मतलब जो है वैल्यू एडिड का मतलब, अब ये इसमें कुछ नहीं लिखा तो इसको आप ग्रॉस लेवल के मान के चलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगा। मार्केट प्राइस सेल्स जो होती है वो मार्केट प्राइस पे होती है, ना कि फैक्टर कॉस्ट पे, इसलिए मार्केट प्राइस पे निकला। और ग्रॉस डोमेस्टिक, इसमें हमने डेप्रिशिएट अभी शामिल कर रखा है, इसलिए ग्रॉस लेवल पे निकला। और डोमेस्टिक हमारी देश की कंट्री के अंदर ही हो रहा है, तो इसलिए इसको हम GDP, यानी कि इतने का रिजल्ट ये आया, इसका रिजल्ट ये आया, इसका रिजल्ट ये आया। इसके बाद की कहानी तो बिल्कुल कन्वर्ट करने की है, इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। तो समझ सकते हो मैंने क्या बताया आपको। इसके बाद तो कन्वर्ट करना है, जो आपसे पूछा जाए, जो भी फाइंड करने के लिए, कोई भी एग्रीगेट फाइंड करने के लिए कहा जाए आप फाइंड कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि रिजल्ट हमारा क्या आया। इसके साथ साथ झोल जो मैं कह रहा था, जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है कि कभी कभार इसके बीच के पार्ट फाइंड आउट करने के लिए कह देता है। जैसे सपोज करो उसने सब कुछ दिया और ये मिक्स गायब कर दिया, हिडन है, नहीं पता है भैया आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी है, ऑपरेटिंग सरप्लस कितनी है, बताइए, कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। कर देंगे भाई, क्या करेंगे, उसमें ये दे रखा होगा, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, जो बचेगा वो क्या होगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। या फिर कंटेंट देखेंगे, उसमें ऑपरेटिंग सरप्लस वाले कंटेंट मिल जाएंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस में 4 कंटेंट होते हैं, इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। वो चारों अगर मुझे गिवन है, मुझे क्वेश्चन में गिवन दे रखे हैं, चारों को ऐड करके तो भी निकाल सकता हूँ ऑपरेटिंग। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है। यानी कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है इनमें से कोई सा भी पार्ट आपसे कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा और स्किल्स को बढ़ाना होगा, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, वो हो जाएगा बाय प्रैक्टिस से होगा।
ठीक है ना। ये सारा काम तो प्रैक्टिस के थ्रू पॉसिबल है, वैसे तो कोई करवा नहीं सकता कि मैं आपको याद करवा दूँ। याद करने वाला काम नहीं है ये, लर्निंग वर्क नहीं है, ये स्किल वर्क है। ये आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप में कितने स्किलफुल हैं और आप कितनी चालाकी से उसको समझ पा रहे हैं। इसमें आपको चालाकी दिखानी होती है, दैट्स इट। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।